गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान के बारे में। जो त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से हम कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन नंबर ए लीनियस ने, ऑप्शन नंबर बी बेंथम ने, ऑप्शन नंबर सी हुकर और ऑप्शन नंबर डी विट्टेकर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, R.H. विट्टेकर, जिनका पूरा नाम है R.H. विट्टेकर, को 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के जनक कहा जाता है। अन्य ऑप्शन की हम बात करें तो लिनियस को द्विपदनाम पद्धति के जनक के रूप में जाना जाता है। द्विपदनाम पद्धति में पहला नाम वंश का होता है तथा दूसरा नाम जाति का होता है। इन पॉइंट को भी आपको याद रखना है, हम लाइन से बताते चलेंगे। लिनियस को द्विपदनाम पद्धति का जनक कहते हैं और द्विपदनाम पद्धति में पहला नाम वंश का तथा दूसरा नाम जाति का होता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बेंथम और ऑप्शन नंबर सी हुकर को सामूहिक रूप से या एक साथ कह सकते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण के जनक के रूप में जानते हैं। तो पहले प्रश्न का तो सही जवाब मिल चुका है आपको, ऑप्शन नंबर डी R.H. विट्टेकर। प्रश्न नंबर 2 की हम बात करते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए कवकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी शैवालों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मरुस्थलीय पौधों के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी स्थलीय पौधों द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शैवालों द्वारा। पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवालों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग में लाया जाता है, जिसके द्वारा वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, केंद्रक की खोज किसने किया है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है स्लाइडेन ने, ऑप्शन नंबर ए स्लाइडेन ने, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन नंबर डी मेंडल ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक की खोज का श्रेय जाता है। बाकी अन्य ऑप्शन की हम बात करें तो स्लाइडेन के साथ में और एक साइंटिस्ट है स्वान। स्लाइडेन और स्वान दोनों को सामूहिक रूप से कोशिका सिद्धांत का जनक कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। तथा रॉबर्ट हुक को, ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें तो रॉबर्ट हुक को मृत कोशिका की खोज का श्रेय जाता है। मृत कोशिका की खोज का श्रेय जाता है। तथा ऑप्शन नंबर डी जो है मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक के रूप में जाना जाता है। तो बाकी अन्य ऑप्शन के बारे में भी आपको जानकारी रखना है, जिससे कि अगर इनसे भी प्रश्न बनते हैं तो वो आपको आसानी से बन सके। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, पॉलिप तथा मेडूसा अवस्थाएं किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर आ पोरीफेरा में, ऑप्शन नंबर बा सिलेंक्रेटा में, ऑप्शन नंबर सा एनेलिडा में और ऑप्शन नंबर द मोलास्का में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब सिलेंक्रेटा में पॉलिप तथा मेडूसा अवस्थाएं पाई जाती है। सिलेंक्रेटा के उदाहरण है हाइड्रा और ओलेरिया। इसकी सहायता से हम पॉलिप तथा मेडूसा अवस्थाओं को समझ सकते हैं। जो पॉलिप अवस्था होती है वो हाइड्रा में पाई जाती है, जो कि एक बेलनाकार संरचना और स्थावर संरचना होती है। जबकि हम बात करेंगे ओलेरिया की, तो ओलेरिया की संरचना एक छत्रक जैसी होती है और इसी छत्रक जैसी संरचना को हम मेडूसा संरचना के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों उदाहरण को भी आप याद रख सकते हैं कि ये सिलेंक्रेटा के हैं और हाइड्रा में पॉलिप अवस्था पाई जाती है, जबकि ओलेरिया में मेडूसा अवस्था पाई जाती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, स्वच्छ जलीय स्पंज हैं
ऑप्शन नंबर ए साइकन, ऑप्शन नंबर बी यूस्पॉन्जिया, ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्जिला, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्जिला। जो स्पॉन्जिला है ये पोरीफेरा ग्रुप का सदस्य माना जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन से शैवाल समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है हरे शैवाल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में भूरे शैवाल, ऑप्शन नंबर सी लाल शैवाल और ऑप्शन नंबर डी हरे शैवाल। इस प्रश्न का सही जवाब है लाल शैवाल। लाल शैवाल जो होते हैं वो समुद्र में जहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच पाती है वहाँ भी पाए जाते हैं और जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ भी पाए जाते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा गहराई में भी पाए जाते हैं। दूसरी खास बात आपको याद रखना है लाल शैवाल के लिए कि इनका जो लाल रंग होता है वो आर फाइको एरिथ्रीन की वजह से होता है। एरिथ्रीन की वजह से होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर अ जो है, ऑप्शन नंबर अ की हम बात करते हैं हरे शैवाल। तो ये तो आप जानते हैं कि हरे शैवाल का जो हरा कलर होता है, ग्रीन रंग कलर, वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से होता है। हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में जो भूरा शैवाल दिया गया है, भूरा कलर जो होता है वो फ्यूकोजैंथीन की वजह से होता है। फ्यूकोजैंथीन की वजह से होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी एनेलिडा, ऑप्शन नंबर सी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा समूह में के सदस्यों में जल संवहन तंत्र पाया जाता है जो तारामीन और भंगुर तारा में देखने को मिलता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होते हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 1 कक्षीय, ऑप्शन नंबर बी 2 कक्षीय, ऑप्शन नंबर सी 3 कक्षीय, ऑप्शन नंबर डी 4 कक्षीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4 कक्षीय। पक्षियों का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठी या 4 कक्षीय होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो दिया गया है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है प्याज खालिस्तान का रूपांतरण है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है प्याज तने का रूपांतरण होता है। प्याज तने का रूपांतरण है और इसे हम पूरी तरह से बताना चाहें तो वो होता है भूमिगत तने। भूमिगत तने का उदाहरण है प्याज। प्रश्न नंबर 2, श्वसन मूल खालिस्तान में पाई जाती है। तो इसको आपको याद रखना है, जो श्वसन मूल होती है ये पाई जाती है दलदली वनस्पतियों में। दलदली जो वनस्पतियां पाई जाती है, दलदली वनस्पतियों में आपको श्वसन मूल देखने को मिलती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जड़ बीज के खालिस्तान से विकसित होती है। तो बीज में 2 भाग पाया जाता है, एक होता है प्रांकुर और एक होता है मूलांकुर। तो ऊपर का जो भाग होता है उसे हम बीज की जब हम बात करेंगे तो ऊपर का जो भाग होता है उसको हम बोलेंगे, ऊपर के जो विकसित होता है उसको बोलते हैं प्रांकुर, और नीचे की ओर जो भाग विकसित होता है उसको हम बोलते हैं मूलांकुर। और मूलांकुर से ही जड़ जड़ जो है वो बीज के मूलांकुर से ही विकसित होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा जड़ बीज के मूलांकुर से विकसित होती है। जड़ बीज के मूलांकुर से विकसित होती है। मूलांकुर से विकसित होती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, पौधे में मूल से पानी तथा खनिज लवण का परिवहन खालिस्तान द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जाइलम। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें संवहन कोशिका पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के रूप में।
जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना तथा फ्लोएम का काम होता है फूड मीन्स भोजन का परिवहन करना। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो है जाइलम। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, पुष्प का नर भाग खालिस्तान कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पुष्प का जो नर भाग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर या पुमंग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 में आलू खालिस्तान कुल का सदस्य होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आलू होता है, पोटैटो, आलू, टमाटर और बैगन की हम बात करेंगे तो ये तीनों का जो वंश होता है वो वंश होता है सोलेनम। आलू, टमाटर, बैगन जो है इनका वंश होता है सोलेनम। और ये तीनों जो जिस कुल में आते हैं उस कुल का नाम है सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल के सदस्य है आलू। यहाँ और कुछ बातों को आपको याद रखना चाहिए कि जब हम वर्गीकी संवर्ग में जाते हैं तो वर्गीकी संवर्ग में सबसे निचला वर्गीकी संवर्ग जो होता है 1 नंबर में वह होता है स्पीशीज मीन्स सबसे निचले पद में आता है जाति। जाति के ऊपर दूसरे नंबर पे आता है वंश। वंश के ऊपर तीसरे नंबर में आता है कुल। कुल के ऊपर चौथे नंबर में आता है, कुल के बाद में आ जाएगा आपका गण। और गण के बाद में आ जाता है आपका वर्ग। वर्ग के बाद में आपका आ जाएगा संघ। और संघ के बाद में सबसे सर्वोच्च वर्गीय संवर्ग जो है वो कहा जाता है जगत को। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि जातियों से मिलकर के वंश का निर्माण होता है, अनेक वंशों से मिलकर के कुल का निर्माण होता है, अनेक कुल से मिलकर के संघ का गण का निर्माण होता है, अनेक गणों से मिलकर के वर्ग का निर्माण होता है, अनेक वर्गों से मिलकर के संघ का निर्माण होता है और अनेक संघों से मिलकर के जगत का निर्माण होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न के सारे ऑप्शन को आपको याद रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 7, बीज आवरण की बाहरी सतह खालिस्तान कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह होगा बाह्यचोल। बीज आवरण का बाहरी सतह जो होता है उसे हम बाह्यचोल के नाम से जानते हैं। बीज आवरण की बाहरी सतह बीज चोल कहलाती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, आम में फल का खालिस्तान भाग खाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मीजोकार्प, या हम कहते हैं उसे मीसोकार्प के नाम से जानते हैं। आम का मीजोकार्प भाग खाया जाता है जिसे हिंदी में हम मध्य भित्ति के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में मीजोकार्प कहते हैं। तो ये है, इस तरह से रिक्त स्थान कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 जिसमें दिया गया है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें दिया गया है कॉलम नंबर आ में एस्कोमाइसिटीज, दूसरा नंबर पर दिया है सिलेजिनेला, तीसरे नंबर पर दिया है पादप कोशिका, चौथे में दिया है परिपक्व भ्रूण कोश, पाँचवें नंबर पे है पादप जगत का उभयचर प्रोटीन निर्माण और सातवां है तने का विकास और आठवां दिया गया है अंतःकाष्ठ। तो हम अब इसे मिलाते हैं। एस्केमाइसिटीज जो है, एस्केमाइसिटीज की जब हम बात करेंगे तो एस्केमाइसिटीज मिलेगा इसमें, एस्केमाइसिटीज मिलेगा पेनिसिलियम में। जो पेनिसिलियम है यह कवक है, बहुकोशिकीय कवक के अंतर्गत आता है और एस्केमाइसिटीज एक कवक का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो सही जवाब आंसर होगा वो मिलेगा सी, पेनिसिलियम। दूसरा ऑप्शन है सिलेजिनेला। तो पहले हम मिलाते हैं पादप कोशिका को। जो आसान प्रश्न हो सही जोड़ी में पहले उसे मिलाना है हमें। पादप कोशिका जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी का जवाब होगा बी, सेलुलोज। परिपक्व भ्रूणकोश की हम बात करते हैं तो जो परिपक्व भ्रूणकोश होता है वह होता है 8 कोशिकी और 7 केंद्रकी।
पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन का जो निर्माण है वो होता है राइबोसोम में। तने का विकास, जिस तरह से हमने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा था रिक्त स्थान में कि जड़ बीज के मूलांकुर से बनता है, इसी तरह जो तना होता है, तना का विकास होता है प्रांकुर से। अंतःकाष्ठ, अंतःकाष्ठ जो होती है वह तने का केंद्रीय भाग होता है जो गहरे हरे रंग का होता है, और अंतःकाष्ठ में तेल, गोंद, रेजिन, टेनिन आदि जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अंतःकाष्ठ का सही जवाब होगा रेजिन और टेनिन। अब एक ऑप्शन बच गया है सिलेजिनेला, और ऑप्शन इधर पे बचा हुआ है ऑप्शन कॉलम नंबर ब में जिम्नोस्पर्म। तो ये ऑप्शन जो दिया गया है वो जहाँ तक के गलत है। सिलेजिनेला जो सदस्य है वो आता है टेरिडोफाइटा का। तो आप इसके बदले में नोट कर लेंगे, सिलेजिनेला के बदले में आपको लिखना है यहाँ पर इस ऑप्शन को काट देंगे और आपको लिखना है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा जो है उस ग्रुप का सदस्य होता है सिलेजिनेला। हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से सदस्य आते हैं, तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत पाइनस है, साइकस है, ये आते हैं जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4, जिसमें दिया गया है एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है एक बीजपत्र मूल में संवहन बंडल की संख्या कितनी होती है? तो एक बीजपत्र मूल में संवहन बंडल की संख्या 6 से अधिक होती है, इस बात को आपको याद रखना है। एक बीज पत्र मूल में संवहन बंडल की संख्या 6 से अधिक होती है, 6 से अधिक होती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बीजपत्र में उपस्थित बड़ा बीजपत्र क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक बीजपत्र में उपस्थित बड़ा बीजपत्र क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा कार्टिलेडॉन। इसका सही जवाब होगा कॉटिलेडॉन के नाम से जानते हैं, कॉटिलेडॉन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे ऊंचे आवृतबीजी का नाम लिखिए। तो सबसे ऊंचा जो आवृतबीजी पौधा होता है वो होता है यूकेलिप्टस का, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो है यूकेलिप्टस, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी अधिक होती है। अगला प्रश्न है किस संघ को नाइजीरिया के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है संघ सिलेंट्रेटा। आपको याद रखना है संघ सिलेंट्रेटा को नाइजीरिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिलेंट्रेटा के जो सदस्य होते हैं इनमें याद रखिए कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, उनका नाम है दंश कोशिका और नाइडोब्लास्ट, या इसी का और एक नाम होता है नाइडोब्लास्ट, या इसी का और एक नाम होता है निमेटोब्लास्ट। इन्हीं कोशिकाओं के कारण से सिलेंट्रेटा को नाइजीरिया के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संघ प्लेटी हेलमिन्थिज के जीवों के उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ज्वाला कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब होगा ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं जो परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन, याद रखिए दोनों ऑप्शन, परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन, उत्सर्जन दोनों का कार्य करती है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या है? पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया
प्लूरो निमोनिया, निमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होगी, निमोनिया। लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करते हैं हिंदी में तो इसे कहेंगे हम प्लूरो निमोनिया सम जीव के नाम से जानते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंचुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सी रचना पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पेशीय पेषणी। पेशीय पेषणी केंचुए में भोजन को पीसने के लिए पाई जाती है, जिसे हम इंग्लिश में गिजार्ड कहते हैं, गिजार्ड के नाम से जानते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, पौधार पर्णवृंत व मध्यसिरा पौधे के किस भाग की रचना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पत्ती। जो लीफ होती है उस लीफ में पर्णधार पर्णवृंत व मध्यसिरा जैसे अंग पाए जाते हैं। आपको सभी ऑप्शन को अच्छे से देख करके सॉल्व कर लेना है और बार बार देख लेना है, क्योंकि पिछला पेपर जो हुआ है केमिस्ट्री का उसमें पिछले वर्ष के पेपर से काफ़ी सारे प्रश्न आए थे और यह जो प्रश्न आपको बताया गया है ये पिछले वर्ष के पेपर का ही है, इसलिए आप इसे अच्छा से कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।